नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फोकस एजुकेशन यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। इस चैनल पर एसएससी और रेलवे के लेटेस्ट एग्जाम्स में पूछे गए जीके के प्रश्नों के आधार पर थ्योरी पढ़ाई जाती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। बिल्कुल दोस्तों, और आज की चर्चा बहुत ही खास होने वाली है। हाँ, तो ज़रा सोचिए दोस्तों, मान लीजिए कि भारत सरकार आज एक ऐसा कानून पास करती है जो न्यूयॉर्क या लंदन में बैठे किसी भारतीय नागरिक पर सीधा लागू होता है। सही बात है, सुनने में थोड़ा अजीब लगता है शुरू में। वही तो, क्या ऐसा संभव है कि हमारे देश की संसद का कानून 7 समुंदर पार भी काम करे? तो इसका जवाब है बिल्कुल संभव है। हाँ, और सिर्फ यही नहीं, कभी कभी तो हमारा अपना राज्य का कानून सेंटर के कानून को भी पछाड़ सकता है। अरे वाह! तो आज के इस विस्तारित अध्याय में हम इन्हीं दिलचस्प सवालों के जवाब तलाशेंगे दोस्तों। आज हम भारतीय संविधान के भाग 11 यानी पार्ट 11 का गहराई से विश्लेषण करने वाले हैं। पर सबसे पहले इस पूरे ढांचे के मूल चरित्र को समझना जरूरी है। अच्छा, मूल चरित्र से आपका मतलब उसकी बेसिक बनावट से? हाँ, भारत का संविधान अर्धसंघीय यानी क्वाजी फेडरल है। इसे आप एक संयुक्त परिवार मतलब जॉइंट फैमिली के उदाहरण से समझ सकते हैं। संयुक्त परिवार तो मतलब जहां एक मुखिया होता है और बाकी सदस्य अपने अपने हिस्से का काम करते हैं। एकदम सटीक। इसे पिता और पुत्र के रिश्ते के रूप में देखिए। पिता हमारा केंद्र है और पुत्र हमारे राज्य हैं। सही है। सामान्य स्थिति में देखिए, पिता और पुत्र दोनों स्वतंत्र रूप से अपना अपना काम करते हैं। उनके बीच जिम्मेदारियों का बहुत स्पष्ट बंटवारा होता है। और इसी को हम सहकारी संघवाद या कोऑपरेटिव फेडरलिज्म कहते हैं, है ना? जी हाँ, बिल्कुल। लेकिन जब घर पर कोई भारी संकट आता है ना, तो पुत्र की स्वतंत्रता थोड़ी सीमित हो जाती है। पता है, ऐसे में पिता अधिक शक्तिशाली होकर सारे अहम निर्णय खुद लेने लगता है। सही कहा आपने। और यही भारत के संविधान की असली खूबसूरती है। और दोस्तों, ये जो विधायी शक्तियों का विभाजन है, ये विचार हमने कनाडा के संविधान से प्रेरित होकर लिया है, राइट? क्योंकि अमेरिका की तरह हमारे राज्य पूरी तरह से अलग नहीं हो सकते। एकदम सही। और यहीं से ना एसएससी परीक्षाओं का एक बहुत ही सीधा और बार बार पूछा जाने वाला पीवाईक्यू बनता है। वो कौन सा? प्रश्न आता है कि संविधान का कौन सा भाग केंद्र और राज्यों के बीच विधायी संबंधों से संबंधित है? तो इसका सीधा उत्तर है भाग 11। अच्छा। परीक्षार्थियों, इसे याद रखने की एक छोटी सी ट्रिक मैं बताती हूँ। विधायी शक्तियों का स्पष्ट विभाजन ही सच्चे संघवाद की असली आत्मा है। भाग 11 यानी 1 और 1 11। वाह, 1 और 1 11। हाँ, जब केंद्र और राज्य दोनों मिलकर खड़े होते हैं दोस्तों, तभी देश मजबूत होता है। बहुत बढ़िया ट्रिक है। तो चलिए परीक्षार्थियों, भाग 11 के पहले अध्याय की शुरुआत करते हैं, जो है विधायी संबंध यानी लेजिस्लेटिव रिलेशंस, जो अनुच्छेद 245 से 255 तक चलता है। अब सबसे पहला बुनियादी सवाल यही है कि कानून बनाने की सीमाएं क्या हैं? मतलब कौन किस क्षेत्र के लिए कानून बना सकता है? यहीं पर आता है अनुच्छेद 245। बिल्कुल। इसका प्रावधान कहता है कि संसद पूरे भारत के लिए या उसके किसी हिस्से के लिए कानून बना सकती है और राज्य विधानमंडल केवल अपने संपूर्ण राज्य या उसके किसी हिस्से के लिए। सुनने में तो ये एकदम सीधा सा नियम लगता है ना? राज्य अपने घर में और केंद्र पूरे देश में। हाँ, सामान्य तौर पर तो सीधा ही है, पर असली पेंच इसके दूसरे हिस्से में है। परीक्षार्थियों, इस बिंदु को बहुत ध्यान से समझिएगा। अनुच्छेद 245 संसद को एक बहुत ही विशेष शक्ति देता है। इसे हम एक्स्ट्रा टेरिटोरियल ऑपरेशन या राज्य क्षेत्रातीत प्रभाव कहते हैं। अच्छा। इसका अर्थ ये है कि संसद का कानून सिर्फ भारत की भौगोलिक सीमाओं तक ही सीमित नहीं है दोस्तों। तो मतलब जैसा हमने चर्चा की शुरुआत में बात की थी, अगर कोई भारतीय नागरिक भारत से बाहर है तो क्या उस पर भी लागू होगा? जी हाँ, बिल्कुल लागू होगा। उदाहरण के लिए देखिए, मान लीजिए कोई भारतीय नागरिक दुबई में बैठकर कोई ऐसा साइबर या वित्तीय अपराध करता है जो भारतीय कानून के तहत जुर्म है। तो उस व्यक्ति पर भी हमारी संसद द्वारा बनाया गया कानून लागू होगा। यह शक्ति किसी राज्य के पास नहीं है। यानी उत्तर प्रदेश की सरकार ऐसा कानून नहीं बना सकती जो लंदन में बैठे यूपी के निवासी पर लागू हो। एकदम सही कहा। और दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल 2020 का सीधा पीवाईक्यू है।
प्रश्न था कि किस अनुच्छेद के तहत संसद को भारत के बाहर रहने वाले नागरिकों पर कानून बनाने का अधिकार है। तो इसका उत्तर है अनुच्छेद 245। ये तो सच में बहुत ही शक्तिशाली प्रावधान है। संसद का कानून मतलब नागरिकों के पासपोर्ट के साथ साथ यात्रा करता है। बिल्कुल। लेकिन जो विषय हैं दोस्तों, जिन पर कानून बनना है, उनका बंटवारा आखिर कैसे होता है? इसके लिए हम चलते हैं अनुच्छेद 246 और 246A पर। हाँ, प्रावधान के अनुसार देखिए, ये अनुच्छेद 7वीं अनुसूची यानी 7th शेड्यूल को कानूनी आधार देता है, जिसमें शक्तियों को 3 सूचियों में बांटा गया है। तो क्या ये वही 7वीं अनुसूची है जिसमें विषयों की इतनी लंबी लिस्ट दी गई है? जी हाँ, परीक्षार्थियों इसे बहुत ध्यान से नोट करें। 7वीं अनुसूची में 3 सूचियां हैं। पहली है संघ सूची या यूनियन लिस्ट। इसमें राष्ट्रीय महत्व के विषय होते हैं। अच्छा। मूल रूप से इसमें 97 विषय थे दोस्तों, जो आज बढ़कर 100 हो गए हैं। इन पर केवल संसद कानून बनाएगी, जैसे कि रक्षा, विदेश मामले या रेलवे। और दूसरी है राज्य सूची या स्टेट लिस्ट। इसमें स्थानीय महत्व के विषय आते हैं। इसमें पहले 66 विषय थे, जो अब घटकर 61 रह गए हैं। तो इन पर केवल राज्य कानून बनाएगा, जैसे पुलिस, कृषि और स्वास्थ्य व्यवस्था। बिल्कुल। और तीसरी है समवर्ती सूची, जिसे कॉन्करेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें पहले 47 विषय थे, जो अब 52 हैं। इन पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं, जैसे शिक्षा, वन या विवाह कानून। लेकिन देखिए, यहाँ एक तार्किक सवाल उठता है मेरे मन में। समवर्ती सूची में दोनों को पावर दी गई है। मान लीजिए शिक्षा के विषय पर केंद्र ने भी एक कानून बना दिया और उसी विषय पर राज्य ने भी अपना अलग कानून बना दिया। हाँ। अब अगर दोनों कानूनों में आमना सामना या विवाद हो जाए तो भाई किसकी चलेगी? ये बहुत ही शानदार सवाल है आपका। देखिए, जब भी समवर्ती सूची के किसी विषय पर केंद्र और राज्य के कानूनों में विवाद होता है ना, तो हमेशा केंद्र का कानून ही प्रभावी होगा। अच्छा, हमेशा केंद्र जीतेगा? हाँ, राज्य का कानून उस हद तक अमान्य हो जाएगा। और हाँ दोस्तों, यहाँ अनुच्छेद 246A को भी समझना बहुत जरूरी है। 246A, इसमें A लगा है, मतलब इसे बाद में जोड़ा गया है क्या? बिल्कुल सही पकड़ा आपने। इसे 101वें संविधान संशोधन, जो 2016 में हुआ था, उसके द्वारा जोड़ा गया था। ओहो, 2016 में? हाँ, और ये सीधे तौर पर GST यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स से संबंधित है। GST एक ऐसा विशेष कर है जिस पर केंद्र और राज्य दोनों को एक साथ कानून बनाने की शक्ति दी गई है। ये बहुत बढ़िया पॉइंट है। सूचियों का बंटवारा तो हो गया दोस्तों। अब आगे बढ़ते हैं अनुच्छेद 247 की ओर। ये अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना की बात करता है। जी। लेकिन मुझे यहाँ थोड़ी उलझन है। हमारे पास पहले से ही सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का इतना बड़ा ढांचा मौजूद है, तो फिर नए न्यायालय बनाने की शक्ति संसद को क्यों दी जा रही है? आपकी उलझन बिल्कुल जायज है। परीक्षार्थियों, अनुच्छेद 247 को समझने के लिए ना आपको एक कीवर्ड पकड़ना है, और वो है बेहतर प्रशासन यानी बेटर एडमिनिस्ट्रेशन। बेहतर प्रशासन, ठीक है। देखिए, भारत में न्यायपालिका एकीकृत या इंटीग्रेटेड है, लेकिन संघ सूची में कुछ ऐसे जटिल विषय हैं जिनके लिए विशेष अदालतों की जरूरत पड़ सकती है। जैसे कि मान लीजिए इनकम टैक्स के मामलों का बोझ इतना बढ़ जाए कि रेगुलर अदालतों में सालों लग जाए, या फिर सेना के कानूनों के लिए अलग मिलिट्री कोर्ट चाहिए। अच्छा, तो संसद को ये शक्ति है कि वो संघ सूची के कानूनों को बेहतर तरीके से लागू करने के लिए नए कोड बना सकती है। बिल्कुल, नए और अतिरिक्त न्यायालय स्थापित कर सकती है। और ध्यान दीजिए, ये शक्ति राज्यों के पास नहीं है। SSC MTS का ये PYQ है कि संघ सूची के कानूनों के प्रशासन के लिए अतिरिक्त न्यायालयों की स्थापना कौन कर सकता है? उत्तर है केवल संसद। मैं समझ गया दोस्तों, मतलब विशेषज्ञता और तेजी के लिए ऐसा किया जाता है। अब एक और बहुत ही रोचक परिदृश्य के बारे में सोचते हैं। हाँ, बताइए। जब 1950 में हमारा संविधान लागू हुआ, तब इंटरनेट, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस या साइबर क्राइम जैसी कोई चीज तो वजूद में ही नहीं थी ना। सही बात है। तो जाहिर है ये विषय किसी भी सूची में नहीं लिखे गए। तो आज अगर इन पर कानून बनाना हो तो ये अधिकार किसके पास जाएगा?
इसका जवाब मिलता है अनुच्छेद 248 में, अवशिष्ट विधायी शक्तियां या रेजिडुअरी पावर्स। दोस्तों, इसे हम ना एक फनल मेटाफर से समझते हैं। परीक्षार्थियों, अपने दिमाग में एक चित्र बनाइए। 3 बक्से हैं जो लॉक हो चुके हैं: संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। ठीक है, 3 बक्से। 1950 में जो विषय थे वो उनमें डाल दिए गए, लेकिन अब भविष्य से आसमान से कुछ नए विषय गिर रहे हैं, जैसे एआई, स्पेस एक्सप्लोरेशन या साइबर सिक्योरिटी। तो अनुच्छेद 248 एक बहुत बड़ी कीप या फनल की तरह काम करता है। जो भी विषय इन तीनों सूचियों में नहीं है ना, वो इस फनल से होते हुए सीधे संसद की झोली में जा गिरेंगे। क्या बात है, ये फनल वाला उदाहरण दिमाग में एकदम छप गया। और दोस्तों, इसके लिए एक बड़ी ही मजेदार ट्रिक भी है। +8 = 14। 14 मतलब जो भी नया माल या नए विषय आएंगे वो सीधे केंद्र की झोली में जाएंगे। बहुत अच्छी ट्रिक है। और देखिए, एसएससी सीजीएल 2022 में पूछा गया था कि साइबर क्राइम किस सूची में आते हैं। तो इसका उत्तर होगा अविशिष्ट शक्तियां, अनुच्छेद 248 के तहत केवल संसद के पास। और ये कॉन्सेप्ट भी हमने कनाडा से ही लिया है दोस्तों। बिल्कुल लिया है। अब हम आते हैं इस अध्याय के सबसे महत्वपूर्ण और थोड़े तकनीकी हिस्से पर। हमने अभी तक देखा कि राज्य सूची पर केवल राज्य कानून बनाता है। सही। लेकिन संविधान में 5 ऐसी विशेष परिस्थितियां दी गई हैं जब ये नियम टूट जाता है और संसद राज्य सूची के विषयों पर भी कानून बना सकती है। ये अनुच्छेद 249 से 253 तक दिए गए हैं दोस्तों। परीक्षार्थियों, इन्हें एक-एक करके क्रमबद्ध तरीके से समझना बहुत आवश्यक है। तो पहली परिस्थिति है अनुच्छेद 249। प्रावधान कहता है कि यदि राज्यसभा 2/3 विशेष बहुमत से ये प्रस्ताव पास कर दे कि राष्ट्रीय हित में किसी राज्य सूची के विषय पर कानून बनाना आवश्यक है, तो संसद उस पर कानून बना सकती है। जी। लेकिन यहाँ राज्यसभा को ही ये शक्ति क्यों दी गई है, लोकसभा को क्यों नहीं? ये बड़ा अजीब लगता है। अजीब नहीं है, देखिए, क्योंकि राज्यसभा राज्यों की ही प्रतिनिधि सभा है। उसे हम काउंसिल ऑफ स्टेट्स कहते हैं। अगर राज्य खुद राज्यसभा के माध्यम से कह रहे हैं कि ये पूरे राष्ट्र के हित में है, तभी संसद दखल दे सकती है। अच्छा, ये लॉजिक है। उदाहरण के लिए दोस्तों, अगर पूरे देश की पुलिस व्यवस्था में कोई बड़ा राष्ट्रीय सुधार करना हो, जो वैसे राज्य सूची का विषय है, तो इस अनुच्छेद का उपयोग किया जा सकता है। परीक्षार्थियों, ध्यान दें, ऐसा कानून अधिकतम 1 वर्ष तक ही लागू रहता है। यह एसएससी, एनटीपीसी और सीजीएल दोनों में पूछा गया पीवाईक्यू है। ठीक है दोस्तों, तो अब दूसरी परिस्थिति है अनुच्छेद 250। इसमें राष्ट्रीय आपातकाल यानी आर्टिकल 352 के दौरान संसद का राज्य सूची पर पूर्ण नियंत्रण होता है। हाँ, ये तो वही बात हो गई ना जो हमने शुरुआत में कही थी। जब घर पर संकट आता है तो पिता सारे फैसले लेने लगता है। एकदम वही बात है। जब देश पर युद्ध या बाहरी आक्रमण का खतरा हो, तो हम 28 अलग-अलग राज्यों की तरह थोड़ी ना सोच सकते। हमें एक एकात्मक या यूनाइटेड शक्ति चाहिए। सही बात है। इसकी ट्रिक भी बहुत आसान है। 250 के अंकों को जोड़िए। हालांकि जोड़ 7 आता है, लेकिन इसे ऐसे याद रखें कि 250 मतलब आपातकाल में 100% पावर केंद्र की। वाह। और एसएससी सीएचएसएल का एक महत्वपूर्ण पीवाईक्यू ये है कि आपातकाल समाप्त होने के बाद ये कानून कितने समय तक वैध रहता है। तो इसका उत्तर है केवल 6 महीने तक। अब यहाँ मेरे मन में एक और तार्किक सवाल आ रहा है। अनुच्छेद 251 की बात करते हैं। मान लीजिए अनुच्छेद 249 या 250 के तहत संसद ने राज्य सूची के किसी विषय पर कानून बना दिया। ठीक है। लेकिन उस राज्य में पहले से ही उसी विषय पर अपना खुद का एक कानून मौजूद था। जी। तो दोनों कानूनों में जो टकराव होगा यानी इनकंसिस्टेंसी होगी, उसका क्या होगा? क्या राज्य का कानून हमेशा के लिए डिलीट हो जाएगा? ये बहुत ही बारीक और महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट है दोस्तों। अनुच्छेद 251 इसी टकराव का समाधान करता है। जब ऐसा टकराव होता है ना, तो हमेशा संसदीय कानून ही जीतेगा। ठीक है। लेकिन ध्यान दीजिए परीक्षार्थियों, राज्य का कानून खत्म या डेड नहीं होता है। वो केवल उस टकराव की सीमा तक निष्क्रिय यानी इनऑपरेटिव या डॉर्मेंट हो जाता है, जैसे वो कोमा में चला गया हो। ऐसा क्यों? इसे पूरी तरह रद्द क्यों नहीं कर दिया जाता? क्योंकि देखिए, राज्य के विधानमंडल ने उस कानून को बनाने में बहुत समय, पैसा और बहस खर्च की है।
जैसे ही आपातकाल खत्म होगा और संसद का कानून हटेगा, यानी 6 महीने बाद राज्य का वो निष्क्रिय कानून अपने आप फिर से जिंदा हो जाएगा। अरे वाह! इससे राज्य को दोबारा कानून बनाने की लंबी प्रक्रिया से नहीं गुजरना पड़ता। क्या गजब की दूरदृष्टि थी इस संविधान निर्माताओं की। अब दोस्तों आते हैं तीसरी परिस्थिति पर। अनुच्छेद 252, 2 या अधिक राज्यों की सहमति। जी मतलब अगर राज्य खुद आए और कहें कि हमारे लिए कानून बना दो। हाँ, अगर 2 या उससे अधिक राज्य खुद संसद से विनती करें कि किसी साझा मुद्दे पर आप ही कानून बना दीजिए, तो संसद ऐसा कर सकती है। इसकी ट्रिक क्या होगी? इसकी ट्रिक है दोस्तों 2 स्टेट्स टुगेदर, मतलब 252। इसका सबसे बेहतरीन उदाहरण है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम जो 1972 में आया। अच्छा, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। अब यहाँ एसएससी सीजीएल का एक बड़ा ट्रिकी पीवाईक्यू बनता है। एक बार जब राज्य अपनी ये शक्ति संसद को सौंप देते हैं, तो क्या राज्य विधानमंडल बाद में उस कानून को बदल सकता है? क्या बदल सकता है? नहीं, उसे निरस्त करना या संशोधित करने का अधिकार भी केवल और केवल संसद के पास ही रह जाता है। ये बहुत जरूरी पॉइंट है दोस्तों। चौथी परिस्थिति है अनुच्छेद 253, अंतर्राष्ट्रीय संधियों या इंटरनेशनल ट्रीटीज को लागू करने के लिए। मान लीजिए भारत सरकार ने संयुक्त राष्ट्र के साथ पर्यावरण पर कोई बड़ा समझौता कर लिया। ठीक है। अब पर्यावरण को लागू करना तो राज्यों का काम है ना, तो क्या केंद्र राज्यों से पूछेगा? बिल्कुल नहीं पूछेगा। अगर भारत सरकार ने किसी अन्य देश या अंतर्राष्ट्रीय संस्था के साथ कोई समझौता किया है, तो उसे पूरे देश में लागू करने के लिए संसद राज्य सूची के विषय पर भी कानून बना सकती है। अच्छा, तो सीधे कानून बनेगा? हाँ, भारत एक संप्रभु राष्ट्र है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हम एक आवाज में बात करते हैं दोस्तों। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। ये एसएससी सीजीएल 2021 का पीवाईक्यू भी है। और इसकी भी ट्रिक होगी जरूर। इसकी ट्रिक याद रखें, 2, 5, 3, मतलब 2 कंट्रीज, 5 एग्रीमेंट्स, 3 सिग्नेचर्स, अंतर्राष्ट्रीय संधियों के लिए। बहुत आसान हो गया है। इसके बाद दोस्तों आता है अनुच्छेद 254। ये समवर्ती सूची में टकराव यानी डॉक्ट्रिन ऑफ रेप्यूग्नेंसी की बात करता है। हाँ, हमने अनुच्छेद 246 में चर्चा की थी कि अगर समवर्ती सूची में दोनों के कानूनों में लड़ाई हो तो हमेशा केंद्र जीतेगा। तो क्या ये उसी का विस्तार है? हाँ, उसी का विस्तार है। लेकिन इसमें ना एक बहुत ही बड़ा और दिलचस्प अपवाद या एक्सेप्शन है, जो एसएससी सीजीएल मेंस का पसंदीदा सवाल है। वो क्या है? सामान्य नियम तो यही है कि केंद्र जीतेगा दोस्तों, लेकिन मान लीजिए किसी राज्य ने समवर्ती सूची के विषय पर कोई कानून बनाया और उस राज्य के राज्यपाल ने उस बिल को राष्ट्रपति के विचारार्थ यानी फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट सुरक्षित रख लिया। ठीक है। और फिर राष्ट्रपति ने उस बिल पर अपनी मंजूरी दे दी। ओहो, मतलब राज्य ने सीधे केंद्र के मुखिया से ही स्टैंप लगवा लिया। बिल्कुल, अगर राष्ट्रपति ने साइन कर दिए ना, तो उस विशेष राज्य में राज्य का कानून ही जीतेगा, केंद्र का नहीं। ये इसलिए रखा गया है दोस्तों, ताकि अगर किसी राज्य की कोई विशेष स्थानीय परिस्थिति हो तो केंद्र के सहमति से वहां एक अलग व्यवस्था लागू की जा सके। वाह, ये तो वाकई एक गेम चेंजर अपवाद है दोस्तों। अब विधायी संबंधों के आखिरी अनुच्छेद पर चलते हैं। अनुच्छेद 255 ये कहता है कि पूर्व सिफारिशों का केवल प्रक्रियात्मक मामला होना। जी, ये थोड़ा टेक्निकल लग रहा है दोस्तों, इसका क्या मतलब है? इसे बहुत ही सरल उदाहरण से समझिए दोस्तों। मान लीजिए संविधान कहता है कि किसी खास बिल को पेश करने से पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है, लेकिन जल्दबाजी में या गलती से बिना अनुमति के ही बिल संसद में पेश हो गया और पास भी हो गया। ऐसा तो हो ही सकता है। लेकिन पास होने के बाद राष्ट्रपति ने उस पर अपने साइन कर दिए। तो मेरा सवाल है, क्या कोर्ट उस कानून को ये कहकर अवैध घोषित कर देगा कि शुरुआत में अनुमति नहीं ली थी? तकनीकी रूप से तो नियम टूटा है ना? नियम टूटा है जरूर, लेकिन अनुच्छेद 255 कहता है कि कानून 100% वैध माना जाएगा। कोर्ट इसे सिर्फ एक छोटी सी तकनीकी या प्रक्रियात्मक गलती यानी प्रोसीजरल इर्रेगुलरिटी मानकर रद्द नहीं कर सकता। अच्छा, यानी अगर बाद में मंजूरी मिल गई दोस्तों, तो पुरानी प्रक्रियात्मक गलती माफ। संविधान में सब्सटेंस
हमेशा प्रोसीजर से बड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ हमारा अध्याय 1 समाप्त होता है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के शब्दों में कहें तो ये हमारे संविधान की वो खूबसूरती है जो इसे समय और परिस्थितियों के अनुसार संघीय से एकात्मक में ढाल लेती है। सही फरमाया। चलिए दोस्तों, अब तार्किक रूप से कानून बनाने की प्रक्रिया से आगे बढ़ते हैं और उन कानूनों को लागू करने की प्रक्रिया की ओर चलते हैं। अध्याय 2, प्रशासनिक संबंध यानी एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशंस। ये अनुच्छेद 256 से 263 तक चलता है। प्रशासनिक संबंधों का मूल उद्देश्य सुनिश्चित करना है कि केंद्र और राज्य बिना किसी टकराव के रोजमर्रा के प्रशासन में सहयोगात्मक संघवाद के रूप में कार्य करें। और इसकी शुरुआत होती है अनुच्छेद 256 से राज्यों और संघ की बाध्यताएं। प्रावधान कहता है दोस्तों, राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग इस प्रकार किया जाएगा जिससे संसद द्वारा बनाए गए कानूनों का अनुपालन सुनिश्चित हो सके। हाँ, मतलब संसद ने जो कानून बना दिया, राज्यों को उसे जमीन पर उतारना ही पड़ेगा। बिल्कुल। परीक्षार्थियों देखिए, ये राज्य की कार्यपालिका का अनिवार्य कर्तव्य है कि वो संसद के कानूनों का 100% पालन करें। कोई भी राज्य ये नहीं कह सकता कि हम इस केंद्रीय कानून को अपने यहाँ लागू नहीं करेंगे। और अगर कोई राज्य जिद पर आ जाए और पालन ना करे तो दोस्तों, संविधान में इसका बहुत कड़ा इलाज है। अगर राज्य पालन नहीं करता है तो केंद्र अनुच्छेद 365 के तहत चेतावनी दे सकता है। अच्छा। और फिर भी बात ना मानने पर अनुच्छेद 356 के तहत वहां सीधे राष्ट्रपति शासन यानी प्रेसिडेंट्स रूल लगाया जा सकता है। SSC CGL 2019 में ये पूछा गया था परीक्षार्थियों। इसकी ट्रिक बताइए जरा। इसकी ट्रिक बहुत रोचक है। 256 के अंकों को जोड़ें तो आएगा 13। 13 से याद रखें दोस्तों, 13 काम है केंद्र की बात मानना। अरे वाह, ये ट्रिक तो वाकई एग्जाम हॉल में बहुत काम आएगी दोस्तों। इसके बाद आता है अनुच्छेद 257, राज्यों पर संघ का नियंत्रण। इसमें राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे की संपत्ति की सुरक्षा का विशेष रूप से जिक्र है। जी हाँ, राज्य सरकार अपने प्रशासनिक काम ऐसे करेगी जिससे केंद्र के काम में कोई रुकावट ना आए। साथ ही राष्ट्रीय राजमार्गों और रेलवे संपत्ति की सुरक्षा के लिए ना केंद्र सरकार राज्यों को सीधे निर्देश दे सकती है। SSC CHSL 2021 का PYQ है दोस्तों कि रेलवे की सुरक्षा के निर्देश किस अनुच्छेद में है। उत्तर है 257। ट्रिक है 257 यानी 7, तो उसे साथ मिलकर रेलवे की रक्षा करना, ऐसे याद रखें। अब बात करते हैं प्रशासन के विकेंद्रीकरण की दोस्तों। अनुच्छेद 258 और 258A, शक्तियों का प्रत्योजन या हस्तांतरण, जिसे डेलीगेशन ऑफ पावर कहते हैं। बिल्कुल। अनुच्छेद 258 कहता है कि राष्ट्रपति राज्य सरकार की सहमति से केंद्र के कुछ काम राज्य के अधिकारियों को सौंप सकता है। सही है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि प्रशासन सुचारू रूप से चले। केंद्र सरकार हर गांव या जिले में अपने अधिकारी नहीं बैठा सकती ना, इसलिए वो राज्य की मशीनरी का उपयोग करती है। ये पॉइंट लॉजिकली बहुत स्ट्रांग है। ये SSC MTS 2020 का PYQ भी है दोस्तों। और इसी का ठीक उल्टा है अनुच्छेद 258A। वो क्या है? इसमें राज्य का राज्यपाल भारत सरकार की सहमति से राज्य के कुछ काम केंद्र के अधिकारियों को सौंप सकता है। परीक्षार्थियों ध्यान दें, यहाँ 258A मूल संविधान में नहीं था। इसे कब जोड़ा गया फिर? इसे 7वें संविधान संशोधन 1956 द्वारा जोड़ा गया। ट्रिक याद रखें, टे फॉर एडिशन दोस्तों। बिल्कुल स्पष्ट। लेकिन दोस्तों, अब जब हम नोट्स की सीरीज में आगे बढ़ते हैं तो अनुच्छेद 259 के आगे बड़े अक्षरों में निरस्त यानी रिपील्ड लिखा है। इस खाली जगह का क्या राज है? इसका ना एक बहुत ही ऐतिहासिक कारण है दोस्तों। परीक्षार्थियों इसका कीवर्ड याद रखें, 259 इज नो मोर। 259 इज नो मोर। हाँ, मूल संविधान में दोस्तों राज्यों को पार्ट A, B, C और D में बांटा गया था। अनुच्छेद 259 पार्ट B वाले राज्यों को यानी पुरानी रियासतों को अपनी खुद की सशस्त्र सेनाएं यानी आर्म्ड फोर्सेस रखने की अनुमति देता था। अच्छा, अलग सेनाएं थी? हाँ, लेकिन 1956 में जब 7वें संशोधन के द्वारा राज्यों का पुनर्गठन हुआ ना, तो देश के अंदर अलग अलग सेनाओं का कॉन्सेप्ट हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया। और इसे निरस्त कर दिया गया। एक देश एक सेना। हाँ, बहुत ही तार्किक कदम था ये तो। अब अनुच्छेद 260 की बात करें, भारत के बाहर क्षेत्राधिकार।
अभी तो हमने 245 में पढ़ा था कि नागरिक बाहर जाएं तो कानून लागू होगा। तो ये 260 उससे कैसे अलग है दोस्तों? नेटिव पावर्स की बात करता है। अगर भारत सरकार किसी विदेशी क्षेत्र की सरकार के साथ समझौता कर ले, तो भारत सरकार वहां के प्रशासन, कार्यपालिका या न्यायपालिका के काम भी संभाल सकती है दोस्तों। इसकी ट्रिक है 260 में जो अंत में 0 है, उसका मतलब है जीरो बाउंड्रीज या नो बाउंड्रीज प्रशासन के लिए। बहुत खूब। अब आते हैं अनुच्छेद 261 पर, सार्वजनिक कार्य और अभिलेख यानी फुल फेथ एंड क्रेडिट। इसका मतलब एक राज्य के कागजात दूसरे राज्य में पूरी तरह से मान्य होंगे, यही हुआ ना? जी हाँ, ये भारत की राष्ट्रीय एकता का बहुत बड़ा सबूत है दोस्तों। इसका मतलब है कि भारत के किसी एक राज्य का सरकारी दस्तावेज, जैसे यूपी का जन्म प्रमाण पत्र या महाराष्ट्र की डिग्री या किसी राज्य के सिविल कोर्ट का अंतिम फैसला, पूरे भारत में 100% मान्य होगा। ऐसा नहीं बोल सकते कि दूसरे राज्य का है तो हम नहीं मानेंगे। बिल्कुल नहीं, कोई अन्य राज्य या अधिकारी इसे मानने से इनकार नहीं कर सकता। ट्रिक है दोस्तों, 261 यानी दो राज्यों के बीच एक जैसी मान्यता। अब आते हैं एक ऐसे मुद्दे पर जो हमेशा अखबारों की सुर्खियों में रहता है दोस्तों, राज्यों के बीच नदी के पानी की लड़ाई। अनुच्छेद 262, नदी जल विवाद या रिवर वाटर डिस्प्यूट्स। हाँ, ये बहुत बड़ी समस्या है। ये तो बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ना। अगर दो राज्यों में पानी को लेकर विवाद हो तो वो तो सीधे सुप्रीम कोर्ट जाएंगे ना। यही तो इस अनुच्छेद का सबसे बड़ा ट्विस्ट है। परीक्षार्थियों देखिए, एसएससी परीक्षाओं के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 262 कहता है कि जब दो राज्यों के बीच नदी के पानी को लेकर झगड़ा होता है तो संसद कानून बनाकर एक विशेष ट्रिब्यूनल बनाएगी। अच्छा, ट्रिब्यूनल। और सबसे खास बात दोस्तों, संसद ये नियम बना सकती है कि इस मामले में सुप्रीम कोर्ट अपने मूल क्षेत्राधिकार यानी आर्टिकल 131 के तहत सीधे तौर पर दखल नहीं दे सकता। ऐसा क्यों? सुप्रीम कोर्ट को बाहर क्यों रखा गया इससे? क्योंकि देखिए दोस्तों, नदियों के पानी का बंटवारा सिर्फ एक कानूनी सवाल नहीं है ना, ये एक तकनीकी, भौगोलिक और किसानों के जीवन मरण का सवाल है। सही बात है। जिसमें क्यूसेक्स और बांधों की क्षमता का गणित लगता है। इसके लिए विशेषज्ञों के ट्राइब्यूनल की जरूरत होती है। संसद ने इसी के तहत अंतर्राज्यीय जल विवाद अधिनियम 1956 बनाया है दोस्तों। एनटीपीसी 2022 में ये पूछा जा चुका है। और इसकी ट्रिक दोस्तों क्या होगी? ट्रिक है 262 यानी 2 राज्यों के बीच वाटर विवाद। और अब हम पहुंच चुके हैं इस भाग के अंतिम अनुच्छेद पर, अनुच्छेद 263 अंतर्राज्य परिषद या इंटरस्टेट काउंसिल। ये राज्यों के बीच समन्वय और सहयोग बढ़ाने की बात करता है। बिल्कुल। देखिए दोस्तों, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि जनहित के लिए आवश्यक है तो वो राज्यों और केंद्र के बीच बातचीत और विवादों को सुलझाने के लिए इस परिषद का गठन कर सकते हैं। ठीक है। ये कोई कोर्ट नहीं है, बल्कि एक सलाहकारी संस्था है जहां सब एक मेज पर बैठकर बात करते हैं। परीक्षार्थियों, एसएससी सीएचएसएल 2023 का बहुत ही प्रसिद्ध पीवाईक्यू है कि इस परिषद का गठन किस आयोग की सिफारिश पर हुआ था। तो इसका उत्तर क्या है? इसका उत्तर है सरकारिया आयोग, जो 1990 में आई। इसके अध्यक्ष हमेशा भारत के प्रधानमंत्री होते हैं और सभी राज्यों के मुख्यमंत्री इसके सदस्य होते हैं। इसकी ट्रिक बताइए जरा। ट्रिक है 263, मतलब 2 और 3 मिलकर काम करेंगे, यानी पूर्ण सहयोग। तो दोस्तों, परीक्षार्थियों, अध्याय 2 यहाँ समाप्त होता है। मेरी तरफ से आप सबके लिए एक क्विक रिवीजन मैट्रिक्स है। परीक्षा हॉल में जाने से पहले अनुच्छेद 258, जिसमें विकेंद्रीकरण है, 262 नदी जल विवाद और 263 अंतर्राज्य परिषद, इन तीनों को दोस्तों बिल्कुल कंठस्थ कर लें, क्योंकि प्रशासनिक संबंधों के 90% प्रश्न इन्हीं 3 अनुच्छेदों से घूम फिर कर आते हैं। ये बिल्कुल सही सलाह है। तो अगर हम आज के इस पूरे भाग 11 का सार निकाले दोस्तों, तो हम देखते हैं कि सामान्य स्थिति में केंद्र और राज्य एक मार्गदर्शक और सहयोगी के रूप में एक गाड़ी के 2 पहियों की तरह काम करते हैं। सही। लेकिन दोस्तों, जैसे ही देश पर कोई आपातकाल या बड़ा संकट आता है, तो भारत का संविधान तुरंत अपना रूप बदलकर
पूरी तरह से एकात्मक या यूनिटरी हो जाता है और संसद सर्वशक्तिमान बन जाती है। यही वो लचीलापन है जो हमारे लोकतंत्र को टूटने से बचाता है। तार्किक प्रश्न छोड़ना चाहता हूँ। जरूर। जरा सोचिए, अगर हमारा ये जो सहकारी संघवाद है दोस्तों, अगर ये सामान्य दिनों में भी पूरी तरह से एकात्मक हो जाए, यानी सारी पावर हमेशा के लिए सिर्फ दिल्ली में सिमट जाए, तो क्या आपके गांव, कस्बे या शहर की जो जमीनी और स्थानीय समस्याएं हैं वो कभी प्रभावी ढंग से सुलझ पाएंगी? इस पर विचार जरूर कीजिएगा। यदि आपको ये वीडियो प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी लगी हो, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब टू द चैनल। धन्यवाद।